हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पार्ट 9 जंतुओं में जनन। इस पार्ट के अंतर्गत जैसा कि पहले मैं बताता हूँ कि पार्ट का नाम ही पूरा जो पार्ट है उसके बारे में डिटेल दे देता है। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे जो जंतु हैं ना वो जनन क्यों करते हैं, जनन क्यों आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत ये जवाब छुपा हुआ है जो हाईलाइट हो रखा है पहले से ही। उत्तरजीविता के लिए, किसके लिए? उत्तरजीविता के लिए जो है जंतु क्या करते हैं, जनन करते हैं। हाँ चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? कक्षा 7 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पाचन कैसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र और श्वसन प्रक्रम। ये तीनों ही चीज़ें हम कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जो तीन क्रम है, पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम, ये तीनों ही जो हैं प्रत्येक जीव की किसके लिए आवश्यक है? उत्तरजीविता के लिए। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीसीज़ की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? जो जाति है, स्पीसीज़ है, उसकी क्या निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि किसी जीव में प्रजनन नहीं होता, कल्पना कीजिए क्या नहीं होता, जनन नहीं होता, तो क्या होता? उसकी जो संख्या है वो नहीं बढ़ती। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने का क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं। यानी अपनी संख्या में वृद्धि मतलब अपने जैसे जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति करना ही क्या है? जनन है। आप पिछली कक्षा में पौधों के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो ये जानेंगे हम किस पार्ट में कि जो जंतु हैं वो किस प्रकार क्या करते हैं? जनन। तो इसमें पहला पॉइंट है जनन की विधियाँ। तो जनन की विधियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप दो ही विधि हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। तो चलिए पढ़ते हैं। अब थोड़ा ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसे थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों का नाम सारणी 9.1 में भरेंगे अभी हम। क्या प्रयास कीजिए जैसे कि क्रमशः 1 से 5 में उदाहरण दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली, यानी इल्ली हमने कक्षा 7 में पढ़ा था, जो रेशम कीट है उसके जो बच्चा होता है उसे इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं, किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिल्लौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व जीव वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि वह अब दिखाई दे रहा है? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ। तो पौधों में भी 2 विधि थी, कौन कौन सी? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और जंतुओं में भी 2 विधियाँ, कौन कौन सी? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। चलिए इस सारणी को पढ़ लेते हैं पहले। तो मनुष्य के जो बच्चे या संतति होती है उसे क्या कहते हैं? शिशु। और बिल्ली के को बिलौटा। क्या कहते हैं? बिलौटा। क्या कहते हैं? बिलौटा। और कुत्ते के बच्चे को बिल्ला, पपी, बिल्ला। और तितली बच्चे को इल्ली, या फिर कैटरपिलर। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते ही हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा, और मेंढक के बच्चे को टैडपोल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब अपना जो पहला ही पॉइंट है वो क्या है? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। इसकी डेफिनेशन मैं पहले बता देता हूँ। ऐसा जनन जिसमें जो जीव है उसके जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता है, इसमें एक नर और एक मादा। तो देखो हम पढ़ते हैं, हम कक्षा 7 में इसे पढ़ चुके हैं। ये लिखा है, इस प्रकार के जनन में नर और मादा युग्मक संलयन होता है, इसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहलाता है। हम ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। कक्षा 7 में आपने पौधों के जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? अगर किसी को याद आए तो बताइए बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा इसे। जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। और ये युग्मनज विकसित होकर क्या करते हैं? एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो मैं इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे ये नर और मादा युग्मक संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। और ये युग्मनज आगे विकसित होकर क्या करते हैं? एक नई जीव का निर्माण। ठीक है, आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का क्या करें? अध्ययन। चलिए हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला ही भाग है वो है
नर जननांग। क्या है? नर जननांग। नर जननांग में एक जोड़ा क्या होता है? वृषण, 2 जोड़ी शुक्राणु यानी 2 शुक्राणु नलिकाएं, 1 जोड़ी सॉरी, और 1 शिश्न या लिंग होता है। ये 3 भाग किसके हैं? नर जननांग के। अब प्रत्येक का जो प्रत्येक अंग है उसका कार्य देखते हैं। वृषण जो है वो क्या करता है? नर युग्मक उत्पन्न करता है। अब नर युग्मक का नाम क्या है? जैसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। वृषण लाखों शुक्राणु एक बार में उत्पन्न करता है। कितने? लाखों शुक्राणु। चित्र 9.2 भी देख लेंगे हम। तो देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है बगल में ही है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक क्या शुक्राणु संरचना क्या होता है? एक सिर, एक मध्य भाग और एक क्या होती है? पूंछ। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? बिल्कुल। शुक्राणु जो क्या होते हैं? एकल कोशिका होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है? एकल कोशिका ही होते हैं। तो ये नर जननांग है। जो अभी हमने 3 अंग बढ़े थे, एक वृषण यानी 2 एक जोड़ी वृषण कोश, शिश्न और 2 शुक्राणु नलिकाएं, एक ये और एक ये, एक तो ये और एक ये, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वृषण हैं। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा है? मानव जननांग, नर जननांग का चित्र। ये जो है ये शुक्राणु, इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सिर, मध्य भाग और पूंछ। क्या है ये? पूंछ। ठीक है, अब ये कह रही है कि शुक्राणु में पूंछ क्या काम आती है? शुक्राणु जो पूंछ होती है वो क्या काम आती है? तो इसका आंसर मैं देता हूँ। शुक्राणु जो पूंछ है, क्या ये जो पूंछ है ये शुक्राणु को जब निषेचन होता है उस समय गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मादा जननांग। क्या? मादा जननांग। अब मादा जननांग में भी भाग होंगे। तो इसमें भाग होते हैं एक जोड़ी अंडाशय और अंडवाहिनी या फिर उसका डिंबवाहिनी नाम भी होता है, और एक होता है क्या? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। ये 3 भाग किसके होते हैं? मादा जननांग के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडवाहिनी, अंडे को ले जाने वाली, अंडाशय यानी जिसमें अंडे बनते हैं, और गर्भाशय यहाँ की जो नया जीव है, संतति है, जिसका क्या होता है? विकास। ये हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अंडाशय। अंडाशय क्या? अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, और मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु या डिंब। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? नर युग्मक का नाम क्या था? शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रत्येक मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु या डिंब का क्या होता है? निर्वेशन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। अब इसका नाम अंडवाहिनी क्यों है? वाहिनी का मतलब वहन करने वाली, ले जाने वाली। तो क्योंकि ये अंडे को ले जाती है इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी। गर्भाशय वह स्थान है, ये वह भाग है जहाँ जो शिशु है उसका क्या होता है? विकास। जो बच्चा हुआ है या जो शिशु है या नई संतति है उसका क्या होता है? विकास। किस जगह? गर्भाशय में। शुक्राणु की तरह अंडाणु में क्या है? एकल कोशिका है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु में क्या है? एकल कोशिका। चित्र आप देख सकते हैं, मानव, अंडाणु। यहाँ शब्द जो मानव आप सुन रहे हैं, मानव में स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं, यानी नर और मादा। तो ये मादा अंडाणु है और इसके बीच में क्या होता है? एक केंद्रक। ये केंद्रक को ध्यान रखेंगे, ये पार्ट के लास्ट में काम आएगा। जब हम जो क्लोनिंग है उसे पढ़ेंगे तो उस समय आपको एक केंद्रक बताया जाएगा। उस समय ये ध्यान रखना कि जो अंडाणु होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक। चलिए, तो अब हमने नर युग्मक पढ़ लिया, मादा युग्मक पढ़ लिया। अब दोनों का संलयन होगा, तो इस संलयन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। मैं पहले बता देता हूँ निषेचन क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। यानी जब शुक्राणु क्या है? नर युग्मक, और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। तो इन दोनों का संलयन होगा तो वही क्या कहलाता है? निषेचन। अब ऊपर से पढ़ के दिखाता हूँ आपको। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का क्या है? संलयन। क्या है? संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु में क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है। एक शुक्राणु क्या होता है? अंडाणु से संलयित। और शुक्राणु से अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? युग्मनज। तो पहले बने युग्मक, कौन कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक। और नर युग्मक कहाँ बनते हैं? वृषण में, और मादा युग्मक अंडाशय में। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं संलयन। और संलयन नहीं, सॉरी निषेचन। और निषेचन के परिणामस्वरूप क्या बनते हैं? युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। किसके परिणामस्वरूप? निषेचन। निषेचन किसमें होता है? शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होता है? संलयन, जिसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं, जो नर युग्मक शुक्राणु है वो मादा युग्मक अंडाणु से अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके प्रवेश करते ही क्या हुआ? संलयित केंद्र, और इससे क्या बनना है? युग्मनज। क्या बनना है? युग्मनज। चित्र 9.6 आप देख सकते हैं। चित्र 9.6 क्या बनना है? युग्मनज। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या जानकारी मिलती है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नई व्यष्टि है? जो एक युग्मनज बनता है ना, वो एक नया जीव ही होता है। क्या होता है? एक नया जीव। नई व्यष्टि से मतलब एक नया जीव की जो जर्नी है उससे कहते हैं एक व्यष्टि है। निषेचन के प्रक्रिया में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के क्या है? शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण कहाँ से? अपने पिता से वंशानुगत यानी वंश के अनुसार अनुगत क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं संतति में स्थानांतरित होते हैं।
अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि किसी उनमें से कौन से लक्षण माता के और कौन से लक्षण किसके हैं, पिताजी के। जैसे बोलते हैं ना कि इसकी शक्ल तो इसके पापा पे गई है, या फिर इसकी शक्ल जो है उसकी माता जी पे गई है। तो ये जो लक्षण है वो कौन से लक्षण होते हैं? वंशानुगत लक्षण। क्या होते हैं? वंशानुगत लक्षण। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, निषेचन जो है उसके भी दो प्रकार होते हैं। जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होगा तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, और जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होगा। अच्छा, ये भी क्लियर कर देता हूँ कि निषेचन जो है वो जो नर है उसके अंदर नहीं होता है, हमेशा ही मादा के अंतर्गत होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? मादा के। तो जब निषेचन मादा के शरीर के अंतर्गत होगा तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, और यही निषेचन जब मादा के शरीर के बाहर होगा उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो देखिए, वह निषेचन जो मादा शरीर के अंतर्गत होता है उसे कहते हैं, अंदर होता है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। इसमें कौन आता है? मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गियाँ इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। अभी हम आगे पढ़ते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं यह किस प्रकार होता है, देखते हैं। ये भी आप यहाँ ऊपर ये जो क्रियाकलाप 9.1 इसमें पढ़ सकते हैं। वसंत ऋतु में वसंत और वर्षा ऋतु के समय तालाब अथवा मंद गति से बहते हुए झरने के भ्रमण करते जल तैरते हुए मेढक को अंडों को ढूंढिए। आपके अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। देखते हैं। बसंत और वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड़ पोखर, तालाब और मंद गति से बहते हुए झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा पानी में आते हैं तो मादा क्या करती है? सैकड़ों जो अंडे हैं वो कहाँ देती है? पानी के अंतर्गत। और मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे पे क्या नहीं होता? मुर्गी के जो अंडा होता है उसकी तरह मेढक के अंडे पे क्या नहीं होता? कवच से ढके नहीं होते। या अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? कोमल होते हैं और जेली जैसी जो होती है परत में ढके रहते हैं। आप ये चित्र जो है उसे देख सकते हैं, किससे ढके हुए हैं? जेली जैसी पदार्थ से। किससे? जेली जैसे पदार्थ से। ये जेली जैसा दिख रहा होगा आपको। तथा इसकी क्या कहते हैं? सुरक्षा। जेली जैसा पदार्थ है उसकी ये क्या कहता है? इसकी सुरक्षा। इसके नीचे आप देख सकते हैं मेढक के अंडे। मादा जैसे ही अंडे देती है, यानी जो पानी में अंडे छोड़ती है, नर उसमें क्या कर देता है? शुक्राणु छोड़ देता है। क्या कहते हैं? शुक्राणु छोड़ देता है। और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। जैसा अभी मैं बताया था ना, जो नर शुक्राणु है उसमें पूंछ का क्या क्या कार्य है? वो क्या है? उसको जो मूव कराती है, क्या कराती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? निषेचन। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? मैंने बताया था, नर युवक का संलयन जो मादा युवक के साथ होता है वही क्या कहलाता है? निषेचन। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर तथा मादा युवक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। मैंने पहले ही बताया। यह किसमें होता है? मछली, स्टारफिश और जलीय प्राणियों में होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन। क्या होता है? स्टारफिश, जली, जितने भी जलीय जंतुओं में क्या होता है? बाह्य निषेचन। एक बार इसे और देख लेते हैं आप। टेस्ट ट्यूब बेबी, परकनली शिशु। क्या नाम है? परकनली शिशु। परकनली आपने देखा होगा साइंटिस्ट के बाद जो टेस्ट ट्यूब होती है, ऐसी बना के दिखा देता हूँ इसके ऊपर ही। ऐसी कांच की सी आपने देखी होगी, ऐसी जो होती है, जिसके अंदर जो क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। मैं इसकी सहायता से और बनाता हूँ। तो इसकी सहायता से जो बनाए जाते हैं क्या होता है? टेस्ट ट्यूब। क्या होती है? इसे परखनाली कहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो बूझ और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। क्या होती है? अंडवाहिनी जो अंडे को इधर से उधर ले जाती है, क्या जाती है? रुक जाती है। ऐसी स्त्रियाँ जो है उनके शिशु नहीं होते, यानी बच्चे नहीं होते, उनमें असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए क्या जरूरी है? शुक्राणु, और शुक्राणु के जो मार्ग वो अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध होने के कारण जो अंडाणु से नहीं मिलेगा, और अंडाणु से नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा? निषेचन। और निषेचन नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज ही क्या करता है? नए जीव का निर्माण। तो ऐसी स्त्रियाँ जो डॉक्टर होते हैं वो ताज़ा अंडाणु लेते हैं मादा से, और नर से क्या एकत्रित करते हैं? शुक्राणु। उनके लिए क्या करते हैं? एक उचित माध्यम रखते हैं, उसमें कुछ घंटों के लिए एक साथ रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? IVF। क्या कहते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में बोल दिया मैंने, आई से इन विट्रो, IV से मतलब इन विट्रो, F से फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इन विट्रो निषेचन, यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, जो किसमें किया जाता है? परकनली में। अगर निषेचन हो जाता है तो जो युग्मनज बनेगा, निषेचन के परिणाम युग्मनज ही बनता है। तो लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है उसे टेस्ट ट्यूब में ही, जिसके पश्चात उसे कहाँ कर दिया जाता है? जो मादा है, जिसे जो अंडाणु लिया गया था अभी ऊपर, उसके जो गर्भ है, मैंने बताया था गर्भ में क्या होता है? जो बच्चे का क्या होता है? विकास। तो उसे कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। और मादा के गर्भाशय में पूर्ण क्या होता है? विकास। यानी टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी नहीं बनता है। टेस्ट ट्यूब में एक बार बना लिया युग्मनज तो उसे 1 सप्ताह तक रह जाता है, और फिर क्या किया जाता है? उसे मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। उससे आगे का विकास मादा के गर्भाशय में ही होता है। तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे से शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। और यह नाम कैसा? मिथ्या है, यानी गलत नाम है ये। जो परकनली शिशु, उसका पूरा जन्म परकनली में नहीं होता है। परकनली बस उसे शुरुआती सप्ताह जो होते हैं उसमें रखा जाता है। उसके बाद जो है मादा के गर्भाशय में ही क्या कर दिया जाता है? क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता है, क्या होता है? मादा के गर्भाशय में। तो ये आपको याद रखना है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको छोड़ देता हूँ। वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, क्या करूँगा? चलिए,
यहाँ एक क्वेश्चन है बूझोगा, मेंढक और मछली एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? बूझो क्वेश्चन है, जब मेंढक और मछली वो एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती है जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा देती है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब वो जो मछली है, जो कुछ भी मेंढक है, जब अंडे देगा तो जल में देता है, तो जैसे ही जल का प्रवाह आएगा या कुछ आएगा तो जो अंडे वो बह के जा सकते हैं या फिर जो दूसरे जलीय जीव है वो क्या क्या उन्हें खा सकते हैं। तो इसीलिए जो अपनी जो संख्या है यानी अपनी संतति को बचाए रखने के लिए क्या कहते हैं, एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं। उसी तरह मुर्गी, क्योंकि मुर्गी के आंतरिक निषेचन होता है, तो जो आंतरिक निषेचन है वो बाह्य निषेचन से कहीं ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसीलिए मुर्गी, मनुष्य, गाय, भैंस जितने भी आंतरिक निषेचन है या फिर शिशु देने वाले बच्चे हैं या फिर जरायुज हैं, वो एक बार में कितने अंडे देते हैं? कम ही अंडे देते हैं। सॉरी, अंडे नहीं, यानी अंडे देते हैं वो अंडे, और जो बच्चे पैदा करते हैं वो बच्चे यानी जरायुज। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी ये रहा, इसमें पहली ने आंसर दिया हुआ है, यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नजायज जीव नहीं बना पाते। इस कारण अंडे व शुक्राणु निरंतर जल की गति अथवा वायु अथवा वर्षा के प्रवाह अनावृत हो रही है। तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं, वे इन अंडों का भोजन कर लेते हैं अतः अंड कोशिका और शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ का निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब निषेचन सुनिश्चित किया जा सके मतलब जब निषेचन होगा तभी युग्मन जनेगा और तभी क्या बनेगा? एक नया जीव। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अगला अपना पॉइंट है, ये लिख रहा है, कुछ कह रहा है, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक नए बड़े जीव बना सकती है? जो एकल कोशिका ही तो है सारी, जो क्या कहते हैं शुक्राणु हो गए, अंडाणु हो गए, कैसे हैं? एकल कोशिका ही हैं। तो अगला अपना पॉइंट है भ्रूण का विकास। अभी अब इसमें हम पढ़ेंगे भ्रूण क्या है। एक नया शब्द आया है, इंट्रोडक्शन हुआ है कि भ्रूण क्या है। भ्रूण अभी देखते हैं, मैं बता देता हूँ। वैसे जो भ्रूण जो है ना, अब जैसे अभी युग्मनज है ना, जो युग्मनज लगातार अपने आप की जो कोशिकाएं उनको विभाजित करता है, यानी कोशिकाओं को बढ़ाता जाता है। तो जब कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो खुद आपको कच्चे साथ में पढ़ा चुके हैं हम, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक, ऊतकों से अंग। तो जो अंग जैसी जिस युग्मनज में अंग दिखने लगते हैं उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण। यानी अंग थोड़े थोड़े, यानी ऊतक और अंग का सब मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण। अभी हम आगे पढ़ते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। जो विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण। इसलिए मैंने वही कहा था। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात जो कोशिकाएं समूहीकृत यानी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तथा विभिन्न ऊतक और अंगों में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित यानी वृद्धि कर जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं हम? भ्रूण। आया ना? यानी ऊतक और अंगों को जो परिवर्तित हो जाती है, जो युग्मनज है, वृद्धि करने लगता है, तो ये क्या कहलाता है? भ्रूण। अब भ्रूण का क्या होता है? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित कर दिया होकर विकसित होता है। यानी जब भ्रूण बन जाता है ना तो वो मादा के अंडाशय से अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ जाता है? गर्भ में। यही 3 भाग तो पढ़े ना हमने, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भ। ये मादा के 3 भाग होते हैं। तो अंडाशय में अंदर जाके जो शुक्राणु पूंछ की जाता है अंदर जाता है। अंदर जाने के पश्चात वहाँ निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात वहाँ पर भ्रूण का निर्माण शुरू होता है, प्रारंभ होता है। जब भ्रूण पूरी तरीके से बन जाता है तो वो टाइम, जो फिक्स टाइम पीरियड है वहाँ, उसके हिसाब से वो कहाँ जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में ही उसका क्या होता है? पूर्ण विकास। अभी हम चित्र की सहायता से और समझेंगे। गर्भाशय में ही क्या होता है? भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, ये उनका क्या होता है? निर्माण। हाथ, पैर और सिर, आँख, कान इत्यादि का क्या होता है? विकसित होते हैं। अभी हम ऊपर वाले चित्र को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो अभी ये चित्र आपको ये दिख रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसे, ये देखिए। अभी इसमें आपको मैं ये बताता हूँ, ये अंडोत्सर्ग हो रहा है। पहले इधर से पढ़ेंगे, इधर से नहीं पढ़ना है, इधर से पढ़ेंगे। अंडाशय में जो अंदर पहले जो शुक्राणु पहले इसके अंदर जाता है, इधर से ऐसे ऐसे करके यहाँ शुक्राणु पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद अंडाशय में निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। जैसे मैंने पहले बताया था, जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। तो जब निषेचन हो जाएगा तो वो कहाँ होगा? अंडाशय में। तो अंडाशय में जब पूरा उसका निषेचन हो जाएगा तो जो निषेचित अंडा है वो उसका क्या होगा? निर्मोचन। उसे क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। फिर युग्मनज जो है, युग्मनज बना है, ये धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बाहर आता है। ये गर्भाशय में भ्रूण का क्या हो रहा है? रोपण। ये देख सकते हैं आप, ये प्रोसेस है। ऐसे चलेगी, ऐसे 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 करके, और यहाँ जाती है, यानी यहाँ से ऐसे चलता है, उल्टा ऐसे। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये भ्रूण है और ये रोपण हो रहा है गर्भाशय में, दीवार से चिपक जाता है गर्भाशय की। ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, गर्भाशय की भित्ति। क्या है ये? गर्भाशय की भित्ति। और ये विकसित होता हुआ क्या है? भ्रूण। ये विकसित होता हुआ क्या है? भ्रूण। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। गर्भाशय में आते हुए क्या हो जाता है? इनका सिर, आँख, हाथ, पैर और इनका क्या होने लगता है? विकास। आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ गर्भाशय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गर्भाशय। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी भागों की पहचान की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? गर्भ। यानी अब भ्रूण से आगे भी एक व्यवस्था होती है जहाँ पर उसके सारे अंगों की क्या हो जाती है? आइडेंटिफिकेशन हो जाता है या फिर पहचान हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ। तो आपने देखा होगा जब बच्चियों का वो सुना होगा कि बच्चियों का जो क्या कहते हैं निकलवा देते हैं या फिर फेंकवा देते हैं, मरवा देते हैं, तो इसी स्टेज में होता है। यानी जब गर्भ पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वहाँ पर अंगों से द्वारा बच्चियों की जो है अलग से पहचान कर ली जाती है, जिससे उन्हें निकलवा दिया जाता है। लेकिन ये कार्य बहुत गलत है। चलिए अब ये जानकारी लिखी था, एक्स्ट्रा जानकारी थी। चलिए, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या देती है? जन्म देती है। जब गर्भ का जो विकास है वो पूरा हो जाएगा फिर क्या होता है? जो नवजात शिशु उसका क्या होता है? जन्म होता है। आगे पढ़ते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। अब मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है और मानव में भी, लेकिन अंतर है ना, मुर्गी अंडा देती है लेकिन मानव क्या देता है? बच्चा। या फिर भैंस और गाय
ये क्या देते हैं, बच्चे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जंतु बच्चे देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज, और जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रचक। ठीक है, आगे आप ये दो अभी देखते हैं। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चों को जन्म देती है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी के बच्चे को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। निषेचन जो हो जाता है उसके बाद युग्मनज विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। ये अभी हमने चित्र में देख ही लिया। इसके द्वारा बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ जाती है। इसके ऊपर जो कवर क्या है चढ़ने लग जाता है, और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कवच क्या कहता है उसकी ऐसी सुरक्षित परत है। और मुर्गी का जो अंडा है उसके ऊपर जो कवच होता है, यानी जो सफ़ेद सफ़ेद जो भाग होता है ऊपर, जो लोग खाते हैं उन्हें पता होगा कि उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है वो वास्तविकता में उसकी सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए। ये आप देख सकते हैं। कठोर कवच से पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का क्या कहती है? निर्मोचन। यानी जब तक वो कवच नहीं बनेगा मुर्गी अंडा नहीं देगी। अब जैसे ही उस कवच का निर्माण होता है मुर्गी का अंडे क्या कहती है? निर्मोचन, यानी अंडा दे देती है। मुर्गी में अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने लगते हैं? 3 सप्ताह। मुर्गी के अंडे से चूजा बनने के लिए 3 सप्ताह यानी लगभग 21 दिन चाहिए। कितने दिन? 21 दिन। और इस समय में भी मुर्गी को उसको क्या कहते हैं ना, ऊष्मायन, यानी उसे हीट देनी पड़ती है अंडों के ऊपर बैठ कर। क्या करना पड़ता है? अंडे के ऊपर बैठने के बाद जब तक मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठेगी नहीं, वो अंडे में से क्या निकलेगा? चूजा। और बैठना कितने दिन पड़ेगा? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। 2-3 सप्ताह यानी 21 दिन। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? यानी जब मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठेगी तो इसी अवधि के दौरान ही जो अंडे में जो चूजा है उसका निर्माण होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, जो कहते हैं बहुत सारे लोग कि जो अंडे से जो अंडे हैं खाने वाले वो मशीन से बनाए जाते हैं। तो आप कैसे संभव है? जब उन अंडों से मुर्गी बैठेगी नहीं, जब उन्हें बीज से भी उठा लिया जाएगा तो उन्हें बच्चे बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब अपनी अपनी सोच है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच का क्या होता है? प्रस्फुटन, यानी कवच टूट जाता है और चूजा क्या है? बाहर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं का भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। भ्रूण अंडावरण यानी अंडे से ढका हुआ अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने के बाद अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा इस झरने में मेढक के टेडपोल देखे होंगे। छोटे छोटे बच्चे तालाबों के बगल से निकलते रहते हैं। वो वास्तव में जो वो हैं, क्या कहते हैं, मेढक के क्या होते हैं? बच्चे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेडपोल। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, टेडपोल। अब ये वही जरायु और अंडप्रचक मैंने पहले बता दिया। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायु, और वे जंतु जो सीधे अंडे देते हैं वो अंडप्रचक जंतु कहलाते हैं। अब ये दिखा रखा है कैसे कैसे कर सकते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, जैसे मुर्गी। परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें आंतरिक निषेचन होता है और अंडे शरीर के अंदर ही बनते हैं। यह इसीलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनके माँ पूर्ण विकसित शिशु को क्या करती है? जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के कारण है। मैंने पहले बताया मनुष्य भी है जरायुज जंतु। अब क्या जरायुज एवं अंडप्रचक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अब अंडे देने वाले मोर हो गई, जो सांप भी होते हैं जो वो भी अंडे देते हैं, और बच्चे देने वाले कुत्ते हो गए, मानव हो गया, बिल्ली, यही गाय, भैंस और बकरी वगैरह जो भी हैं वो क्या देती हैं? बच्चे देते हैं। अब आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं हम इससे। शिशु से वयस्क। अभी नवजात बच्चा हो गया, अब यहाँ से वयस्क बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे से प्रस्फुटन के पश्चात प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कैसे नहीं हो जाते? वयस्क, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं के नवजात यानी जो बच्चे हैं, कुछ जंतुओं के जो नवजात हैं वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। यानी अभी बच्चे की, आप मानव के बच्चे की बात करें तो वो उसके जब पैदा होता है तो 2 हाथ, 2 पैर, नाक, आँख, कान यही होते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़े हो जाते, मतलब उनमें वृद्धि होने लगती है। लेकिन आपने कक्षा 7 में जो रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ा होगा वो पूरी तरह से ही अलग होता है। और इसी तरह हम एक और पढ़ेंगे इसमें, ये आप देख सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र को स्मरण कीजिए। इसमें अंडा, लार्वा या फिर इल्ली, प्यूपा, फिर क्या बनता है? वयस्क। और ये सभी अवस्थाएं आपस में एकदम अलग है। आप देखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप कक्षा 7 की किताब देखना, इसमें अभी एक और है उसका मेढक का, जिसे आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतु का एक अन्य उदाहरण है। इसमें क्या बनता है? पहले अंडा होता है, अंडे से टेडपोल या फिर लार्वा, फिर वयस्क बनता है। क्या आप टेडपोल वयस्क में विभिन्नता दिखाई नहीं देती? बिल्कुल, ये पूरा अलग ही दिखाई देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यार टेडपोल वयस्क मेढक बन सकता है? आप देख के बता ही नहीं सकते। जो टेडपोल है वो मेढक का बच्चे, मतलब मेढक बनने से पहले की अवस्था है। इसी प्रकार रेशम कीट से इल्ली या प्यूपा से वयस्क रेशम कीट बनना बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली के बाद क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ये चित्र में दिखा देता हूँ। पहले ये चित्र देखिए, ये अंडे यानी अंडे है, ये अंडे से आरंभिक टेडपोल। ये देखो, ये पत्ता सा लग रहा है टेडपोल, ये थोड़ा विकसित हुआ, ये बड़ा पत्ता सा लग रहा है। इसके बाद ये वयस्क बने। अब आप इसमें या फिर इसमें इन दोनों में
बता सकते जब देखे हुए तो ये मेढक आगे विकसित होगा? कोई नहीं बता सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने एक सुंदर सलब कोकून के बाहर निकलते हुए देखा होगा। टेडपॉल रूपांतरित होकर वैक्स में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है, और जब तक वो टेडपॉल है जब तक क्या लगा सकता है? छलांग। और तैर सकता है, छलांग और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में टेडपॉल का वैक्स में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। यानी यानी शरीर में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। जैसे पहली अवस्था अलग थी, उसके बाद जो अवस्था है वो बहुत ही अलग है, तो ये क्या है? कायांतरण। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? बिल्कुल। मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शरीर के अंग मौजूद होते हैं, तो अब में कायांतरण नहीं होता है। सॉरी, गलती हो गई। आलिंगी चरण को हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।